जय हिंद, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के हमारे मेन आंसर राइटिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। सो आई बिलीव जो कल के टारगेट क्वेश्चंस थे, जो आज के टारगेट क्वेश्चंस हैं जो कल मैंने आपको दिए थे, वो आप लोगों ने गो थ्रू किए हैं, उनको आपने अटेम्प्ट करने की भी कोशिश जो है वो की है। डे 1 और डे 2 के जो आंसर्स थे उनकी वैल्यूएशन और फीडबैक्स जो हैं वो हो चुके हैं। और डे 1 और डे 2 के जो हमें लगा कि हमारे अकॉर्डिंगली जो बेस्ट आंसर्स हैं वो हमने शेयर भी कर दिए आप लोगों के साथ ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो 3 कल मैंने टारगेट क्वेश्चंस दिए थे उनको देखते हैं कि करके। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दैट इज द एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इंडियाज फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट हैव बीन अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम इन इंडिया, डिस्कस। नाउ इट्स अ 20 मार्कर, आपको डिस्कस करना है। दैट मीन्स आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा पूरे होलिस्टिकली दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स को कि क्या इश्यूज हैं या क्या इसमें कंसर्न्स हैं कि इंडिया के जो फिस्कल डेफिसिट एंड जो पब्लिक डेट है उसके जो एलिवेटेड लेवल्स हैं, व्हाई आर दे मैटर ऑफ कंसर्न। यानी कि भारत के राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण का ऊंचा स्तर भारत में लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, इस पे आप चर्चा करें। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है दिस इज स्लाइटली ऑन अ टफर साइड। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ध्यान से देखो, फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट दोनों के एलिवेटेड लेवल्स इन रीसेंट टाइम्स बोल रहा है कि लॉन्ग टाइम में जो है ये एक कंसर्न रहा है। दिस बेसिकली मीन्स कि यहां पे आपको यू विल हैव टू कोट एक्सटेंसिव डेटा, बहुत सारे फैक्ट्स, फिगर्स, इनको हमें कोट करना पड़ेगा एंड ओनली देन वी विल बी एबल टू सब्सटैंशिएट। ये स्टेटमेंट जो है देखने में जितनी वन लाइन टाइप या एक आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा पार्ट्स नहीं है, बट ये स्टेटमेंट जो है ना, इसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाता है। वी हैव टू हैव डेटा, तभी ये जस्टिफाई हो पाएगा आंसर यहां पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चैलेंजिंग है। और ऊपर से 20 मार्कर है, आपके पास एम्पल स्पेस है और आपके पास एम्पल स्कोप है, उसमें आपको डेटा देना पड़ेगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा उस डेटा के बेसिस पे कि क्यों जो है ये कंसर्न्स या जो एलिवेटेड लेवल्स हैं ये कंसर्न रहे हैं, और उसको फिर आपको रिलेट करना पड़ेगा विद डिफरेंट चैलेंजेस जो ऑन अकाउंट ऑफ दिस हाई लेवल ऑफ डेट एंड इंक्रीज्ड डेफिसिट्स निकल के आते हैं या उससे एमिनेट करते हैं। ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, घबराते नहीं है। लेट्स ट्राई एन अटेम्प्ट। देखो स्टार्टिंग में बिल्ड करते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखो हमारे पास दो सेट ऑफ फैक्ट्स हैं। एक है हमारे पास फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, प्रिसाइसली जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा डिबेट दोबारा चलना शुरू हुआ था बीते कुछ मंथ्स में। एक आईएमएफ का रिपोर्ट आया था और उस आईएमएफ के रिपोर्ट के ऊपर फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिबटल्स आए थे। ठीक है, दे हैड चैलेंज्ड और दे हैड क्वेश्चनड द कि ये डेटा जो है जो इतना ज्यादा दिखा रहे हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया का डेट इतना और ऊपर चला जाएगा, दैट इज क्वेश्चनेबल। उस चीज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है फिर अपने खुद के सेट ऑफ फिगर्स से रिबट किया था। तो हम दोनों को यूज करेंगे एक अच्छा इंट्रोडक्शन बिल्ड करने के लिए। एक फैक्ट करंट बेस्ड इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना जरूरी है क्योंकि ये आपका रिलेट ही कर रहा है करंट बेसिस पे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। पहले आईएमएफ के बारे में बात कर लेंगे कि जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी इंट्रोडक्शन में कि डेट के सिनेरियो के बेसिस को लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक रिपोर्ट जो है उसमें क्या कहता है कि इंडिया का जो इंडिया जनरल गवर्नमेंट डेट बेसिकली अगर नहीं पता है तो इट मींस दैट कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार प्लस द स्टेट गवर्नमेंट्स, जो राज्य हैं स्टेट्स, इनका मिला के जो डेट है, गवर्नमेंट डेट इंक्लूडिंग द सेंटर एंड द स्टेट्स कुड बी 100% ऑफ जीडीपी अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस बाय फिस्कल 2028। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन दी थी ये किसने दी थी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिपोर्ट ने। अब देखो इसी ऑब्जर्वेशन के बाद फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एम्फेसाइज किया कि विद रिकैलिब्रेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स हम हर बजट में करते भी हैं, हर साल भी उसको फाइन ट्यून करते हैं, द जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन टू 73.4% बाय 2030-31 एंड दिस इज अराउंड 50 बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट्स का अंतर छोटा अंतर नहीं होता है, राइट, देन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स प्रोजेक्शन ऑफ 78.2 फॉर द सेम पीरियड। तो साफ साफ यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने बोला कि उतना बड़ा डेट का लेवल नहीं है, डेट का लेवल जो है वो कम है। ठीक है, लेकिन स्टिल जो है कंसर्न ये रहेंगे कि अगर डेट का लेवल फिर भी जो है उसका इंप्लीकेशन क्या रहेगा,
वो अब हम मेन बॉडी में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट कैन फॉर्म द पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू मेन बॉडी, तो आप देखो यहाँ पे आपको डेटा, अगेन यू हैव टू रिलाई अपॉन डेटा। जैसे फिजिकल डेफिसिट जो है इट स्टूड एट 6.4% ऑफ जीडीपी, और ये हमने 2023-24 में सेम की बात रखने की बात करी। 2020-21 में देखें तो बढ़ गया था 13.3 तक, एंड एग्रीगेट पब्लिक डेट जो है वो 90% के पास तक पहुंच गया था, बट कोविड का उसमें कंट्रीब्यूशन था। फिर पैंडेमिक का जिक्र करना जरूरी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लॉन्ग टाइम बोल रहा है क्वेश्चन, तो आप उसमें पैंडेमिक ईयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, जहां पे both the fiscal deficit and debt levels had increased, had skyrocketed. तो क्या बोल रहे हैं कि deficit and debt levels have receded after the recovery of economy and economic growth कोविड के बाद से to 8.9 and 85.7% respectively। तो कम तो हुए हैं बट स्टिल दे आर थोड़े से ऊपर ही हैं। एक्सटर्नल डेट जो है स्टैंड एट 18% एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 23-24। देन लोन्स रिमेन द लार्जेस्ट कंपोनेंट। ये एक देखो, ये एक मतलब आई वुड से ये एक मेन एक कंसर्न का इशू हो सकता है। एक्सटर्नल डेट में मेन कंपोनेंट हमारा लोन्स है, बाकी उसके बाद करेंसी डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट एंड एडवांसेस एंड डेट सिक्योरिटीज, ये सारे के सारे हैं तो कर्जे ही, बट उसमें मेनली जो आपने बाहर से डायरेक्टली लोन्स उठा रखे हैं दैट इज द मेजॉरिटी चंक ऑफ एक्सटर्नल डेट। और एक्सटर्नल डेट में वी ऑल नो इट हैज टू बी रीपेड बोथ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट, दोनों, है ना। जो असल है और जो ब्याज है वो किस में वापस जाएगा? उसी करेंसी में जिसमें आपने उसको रेज किया है। तो दैट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द सिचुएशन। चलो ठीक है, फर्दर अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक ये फिगर्स हैं कुछ, जनरल गवर्नमेंट डेट एंड फिस्कल इंडिकेटर्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, अब ये देखो, ये वहां ड्रॉ तो चाहे नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, बट यू हैव टू कीप देम इन माइंड कि टोटल पब्लिक डेट हमारा, ये देखो ऑलमोस्ट आज तक शायद इतना ऊपर नहीं गया, ये 2022-23 का लास्ट वाला है 86.5%। ठीक है, और ये कहां से ट्रेस करते हुए आ रहे हैं? 1980-81, क्योंकि क्वेश्चन में लॉन्ग टाइम लिख रखा था, तो हम ये भी कोट कर सकते हैं डेटा। ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। देन प्राइमरी डेफिसिट, ये बीच में नीचे आया था 2007-8 में, बट ये अगेन 3.7 पे है। ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकली सबसे हाई पे है, 4.9 पे भी था ड्यूरिंग 1980s, 82-83 में स्पेसिफिकली। ठीक है, देन फिजिकल डेफिसिट, हाँ ये देखो यहाँ कोविड पैंडेमिक के टाइम पे बहुत ऊपर गया है, उसके बाद फिर थोड़ा नीचे आ गया। एंड लास्टली इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स चलो मेन कंपोनेंट हो गई। अगर आपके डेट लेवल इतने ऊपर है, वो हम देखते भी हैं उसमें वेयर रूपी कम्स फ्रॉम एंड वेयर रूपी गोज, तो उसमें मेजोरिटी पेमेंट हमारी है ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स। ठीक है, तो ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप इसमें सिर्फ जो है ट्रेंड्स नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जस्ट नोट डाउन द ट्रेंड के इतने सालों में कहां पे हमारा मैक्सिमम गया है, कौन सा इंडिकेटर। चलो मूविंग अहेड फर्दर, तो इश्यूज क्या रहेंगे? अब ये तो हमने बोल दिया कि देखो हमने वी हैव ओपनड अप द क्वेश्चन, वी हैव प्रोवाइडेड एम्पल फैक्ट्स, वी हैव प्रोवाइडेड द फिगर्स एग्जैक्टली कि कहां पे, वेयर डू वी स्टैंड एज ऑफ टुडे। प्रोजेक्शंस आईएमएफ की एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो भी दोनों हमने दे दिए स्टार्टिंग में। नाउ कमिंग टू के देखो डेट और एफडी के लेवल जो है वो ऊपर तो हैं, और उससे फर्क क्या पड़ता है या उससे जो है क्या चुनौतियां निकल के आती हैं फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो पहली चीज तो है फाइनेंशियल रिप्रेशन एंड इलेक्टोरल बजट साइकिल। इसके साथ देखते हैं क्या फाइनेंशियल रिप्रेशन क्या है, कि जहां पे हम बोलते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है ऑन गवर्नमेंट डेट वो लोअर है देन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। तो डेट में डिक्लाइन, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स डिस्टॉर्ट होती हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनका पैटर्न चेंज होता है, विच मींस उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर शायद ना हो, ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट्स उतनी ना आ पाए। पहला इशू। दूसरा इशू इलेक्टोरल बजट साइकिल। अब देखो यहां पे क्या होता है कि गवर्नमेंट टेंड्स टू स्पेंड मोर इन एन इलेक्शन ईयर। अब ऑल्दो लोकसभा इलेक्शंस 2024 वो खत्म हो चुके हैं, सरकार जो है आ चुकी है, ये आपका मॉनसून सत्र जो है चल पड़ेगा, है ना। लेकिन अब बात ये है कि सरकार को ये दिख रहा है दैट विद द काइंड ऑफ रिजल्ट जो लोकसभा इलेक्शन में निकल के आए हैं, कि जो पार्टी जो कोalition पावर में है सेंटर में, उसके नंबर्स थोड़े घटे हैं, उनके नंबर्स थोड़े नीचे आए हैं। तो इससे हो सकता है कि सरकार जो है वो सब्सिडी, वेलफेयर, ये ऐसी चीजों पे, है ना, कुछ सॉप्स ऐसा कुछ देने के लिए खर्चा उस तरफ बढ़ाए, विच अगेन मींस हो सकता है डेट लेवल्स बढ़े या फिजिकल डेफिसिट जो है वो फर्दर बढ़े, क्योंकि टैक्स में हो सकता है उतना ज्यादा ना करें, तो उससे क्या होगा कि आमदनी तो उतनी नहीं बढ़ेगी लेकिन खर्चा बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ वन मोर थिंग, 2024 में भी देयर आर स्टेट इलेक्शंस विच आर शेड्यूल्ड, है ना,
कुछ बड़े स्टेट्स भी हैं इसके अंदर। तो ये सारा कुछ जो है क्या करेगा, डेफिसिट के लेवल्स को और डेट के लेवल्स को बढ़ा सकता है। दिस कुड फर्दर पुश द डेट रेशो। तो ये एक और इंप्लीकेशन है। देन लार्ज इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब देखो लार्ज इंटरेस्ट पेमेंट्स, एंड वी ऑल नो इंटरेस्ट पेमेंट्स अगर हम अपने फिस्कल पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब आपका कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है इसमें। और ये कहां स्टैंड करता है, 5% ऑफ जीडीपी, 25% ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, विच इज मोर देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पुट टुगेदर। विच मींस हम उतना खर्चा जो है कैपेक्स पे या उतना खर्चा एसेट पे शायद नहीं करते हुए दिखाई देते, या फिर कह लो कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इमर्जिंग प्रायोरिटीज टू ग्रीन ट्रांजिशन। राइट तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपकी फर्दर फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के पोटेंशियल का स्कोप जो है, जो पोटेंशियल है, वो उतना ज्यादा निखर के या उतना ब्राइट नहीं आएगा। राइट तो ये एक और इशू हो जाएगा विद डेट के। अगर आपका आउटस्टैंडिंग कर्जा पड़ा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर ब्याज तो जाएगा ही जाएगा। देन फर्दर high levels of debt makes it difficult to calibrate counter-cyclical fiscal policy, reduces the ability to respond to shocks। क्यों? गवर्नमेंट की ये कमिटमेंट है, सॉवरन कैन नॉट डिफॉल्ट, आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट और उसका प्रिंसिपल जब भी पे करना है तो पे करना ही है। यू कैन नॉट रेज योर हैंड्स एंड से वी डू नॉट हैव सफिशिएंट मनी, आपको रेज करना ही पड़ेगा, चाहे आप फिर उसमें प्राइमरी डेफिसिट ऊपर चला जाए आपका, डज नॉट मेक अ डिफरेंस, यू विल हैव टू क्यों, सॉवरन की गारंटी है ना यार, इस बात को समझो कि गवर्नमेंट ऑफ द सॉवरन कैन नॉट डिफॉल्ट और कैन नॉट अफोर्ड टू इवन लुक लाइक दैट इट इज गोइंग टू डिफॉल्ट इन फ्यूचर। देन कैप्टिव डेट मार्केट, क्यों, पार्टिसिपेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज इन रिजर्व एंड प्रायोरिटी लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स। तो ये एक और इशू निकल के जो आता है हाई लेवल्स ऑफ डेट की वजह से। ठीक है, चलो देन फर्दर हाउ कैन वी कंक्लूड के देखो सीधी सीधी बात ऐसी है कि फिस्कल कंसोलिडेशन जो है वो तो चाहिए, it is critically crucial, important to reduce the fiscal deficit। आप इसमें एक काम ये कर सकते हो कि देखो गवर्नमेंट ऑफ कोर्स इट नीड्स मनी, इट नीड्स रिसीट, है ना, रिसीट ऑफ मनी, बट नॉट जस्ट फ्रॉम द डेट साइड, इट कैन ऑल्सो लुक फॉर रिसीट्स फ्रॉम द रेवेन्यू साइड। ठीक है, जहां पे हम टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स की बात करते हैं। और इसमें आप ना एक अच्छा पॉइंट यहां पे क्या डाल सकते हो कि देखो जीडीपी जो है वो तो ग्रो कर रहा है ना, इसके साथ साथ फिर आपके जीएसटी के कलेक्शंस भी थोड़े स्टेबलाइज हुए हैं और इंक्रीज भी हुए हैं। राइट, इट हैज स्टेबलाइज्ड एंड इट हैज हाई ग्रोथ पोटेंशियल। तो यहां से भी आप पैसा कुछ मोबिलाइज करो, डू नॉट जस्ट रिलाई ऑन डेट। ये कर्जा जो है ना, ये इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन बहुत भारी लेके आता है। देन फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है इज बेस्ट विद डायरेक्ट कैश ट्रांसफर रादर देन प्रोवाइडिंग सब्सिडी। आपको वेलफेयर वगैरह सब कुछ करना है, ऑफ कोर्स एवरी, देखो इसमें कोई गलत चीज नहीं है, हर सरकार जो है वो इलेक्टोरल बजट साइकिल के अकॉर्डिंगली खर्चे प्लान करती है, एक्सपेंडिचर प्लान करती है, सॉप्स देती है, सब्सिडीज देती है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि वो बिल्कुल गवर्नमेंट खत्म कर देगी या बंद कर दे, उस चीज को नहीं बोल सकते, रियलिस्टिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो कि देखो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेटर मैनेज किया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ सब्सिडी यू कैन मे बी गो फॉर समथिंग कॉल्ड डीबीटी और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स। लीकेजेस ना हो, इफेक्टिविटी हो और जल्दी हो। राइट, एंड कंक्लूड ऐसे कर दोगे कि एड्रेसिंग दिस सेलिब्रेटेड एफडी एंड डेट पब्लिक डेट इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। नहीं तो क्या होगा कि जो हम सस्टेनेबल ग्रोथ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 कोर एलिमेंट्स पढ़ते हैं उसमें से कोई ना कोई डिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू विल कंक्लूड द फर्स्ट 20 मार्कर। चलो लेट्स मूव नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई बिलीव यहां तक समझ में आ गया है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, साइड द टारगेट्स एंड द मेन चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द एफआरबीएम लॉ, यानी कि एफआरबीएम कानून से जुड़े लक्ष्यों और मुख्य चुनौतियों का उल्लेख करें। ठीक है, तो 8 मार्कर है। और एफआरबीएम वी ऑल नो द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, है ना, एंड नंदलाल किशोर कमेटी, ये बड़ा एक मेन टॉपिक रहता है कई बार डिस्कशंस में। एंड नाउ सिंस द बजट इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि बजट से रिलेटेड चीजें आप जो हो करके जाओ। तो क्या है, इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप सिंपली जो है इस पीस ऑफ लॉ या पीस ऑफ लेजिस्लेशन को बेस बना के ही इंट्रोडक्शन अपनी बिल्ड कर सकते हो कि एक ये पॉलिसी से रिलेटेड, पर्टिकुलरली फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड एक लॉ है
जो कि क्या करता है, गवर्नमेंट को बाइंड करने की कोशिश करता है कि उनके जो खर्चे हैं वो मैनेजेबल लेवल्स में रहें, डेट्स जो हैं, डेफिसिट जो हैं वो ऊपर ना जाएं। ठीक है, देन फर्दर कमिंग टू द मेन बॉडी, टारगेट्स क्या हैं कि एनुअल फिस्कल डेफिसिट एट 3% ऑफ जीडीपी। ठीक है, एंड उसके बाद लिमिट कहाँ किया है, जो स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट है 3% ऑफ देयर ओन जीडीपी, यानी कि जो स्टेट का जीएसडीपी है। ठीक है, फिर कंटिन्यूइंग द पाथ ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन 2025-26 तक बिलो 4.5%। ये क्यों, क्योंकि बीच में यू हैव हैड कोविड-19 पैंडेमिक, तो ओरिजिनली ये टारगेट लेके चले थे बट वो पहुंच गया 4.5% 2025-2026 फाइनेंशियल ईयर तक। तो दैट विल बी द ओपनिंग पार्ट। आपने बेसिक फैक्ट्स बता दिए, क्यों, क्योंकि सवाल ने दो चीजें पूछी थी, एक तो पूछा था हाँ ये रहा टारगेट, ठीक है, और दूसरा पूछा है फिर कि इसके साथ चैलेंजेस और इश्यूज क्या हैं। तो देखो यहाँ पे आ जाएंगे हम सेकंड पार्ट पे। ठीक है, तो पहला ये है कि यू विल से जो फिक्स्ड नंबर्स को लेके थोड़ा सा कहा जाता है कि द लॉ इज स्लाइटली रिजिड, है ना। तो फिक्स्ड नंबर्स को लेके चैलेंज ये है कि उसको अचीव करना बिकम्स डिफिकल्ट। देखो सेम चीज जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी में भी थी, जब तक आपने फिक्स करके रखा था उसको, फिक्स्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क था, तो सिमिलर चैलेंज वहां पे भी आपको देखने को मिलता था मॉनेटरी पॉलिसी पे। यहाँ हम फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो उसको भी आपने फ्लेक्सिबल में कन्वर्ट किया ना, इट रिक्वायर्ड एन अमेंडमेंट बट यू डिड इट। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि देखो जो नंबर्स है ना आपने फिक्स्ड जो रख दिए हैं, इट रिस्ट्रिक्ट्स द गवर्नमेंट, उसको उतना कह लो आपने कानूनी रूप से लीगल बेसिस पे आपने उस इतना जो है ना एल्बो रूम नहीं दिया। एल्बो रूम मतलब कि मैनूवर करने के लिए आपने इतना स्पेस जो है सरकार को ऐसे नहीं दिया कि कई बार खर्चा बढ़ाना पड़ता है या कोई एक्सीजेंसी है या कुछ भी ऐसा है, तो ओके फाइन, यू गॉट दिस एल्बो रूम कि इतने में आप जो हो मैनूवर करके यहाँ पे मूव कर सकते हो, खर्चा बढ़ा सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट व्हाट द लॉ सेज। ठीक है, सो दीज रिक्वायरमेंट्स टू अचीव फिक्स्ड target has prevented the fiscal policy from being counter-cyclical when it is needed. Second, the use of escape clause. अब ये भी भाई imprecisely defined fiscal deficit escape clause and limited accountability जो है ये इंश्योर करती है कि सरकार अगर मिस भी कर रही है टारगेट तो कोई सरकार के ऊपर जवाबदेही नहीं है। और ये बेसिकली कहा जाता है कि इसने इफेक्टिविटी को वाटर डाउन किया है, इसने इफेक्टिविटी को डाइल्यूट किया है। ठीक है, अब ये आर्गुमेंट हम इश्यूज की बात करें तो इसको इस तरीके से ही प्रेजेंट करेंगे। देन फर्दर वीक लिंकेज बिटवीन पॉलिसी सेटिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, मतलब जो भी आपने, इट हैज हिंडर्ड दी एबिलिटी टू प्रॉम्प्टली एंड क्लियरली एडजस्ट टू चेंजेस इन फिस्कल पॉलिसी। और ये जो फ्रेमवर्क है, इट इज नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट कवरेज ऑफ फिस्कल रिस्क्स। देखो ये फर्स्ट पॉइंट के साथ भी थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, मतलब यही है कि जहां पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक्सपेंडिचर बढ़ा सके अपना, वहां पे लॉ जो है वो उतना क्लियरली नहीं है। तो पॉलिसी सेटिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और जो वो वाले एस्पेक्ट्स हैं उसमें द लॉ नीड्स टू बी मोर हैंड्स ऑन, और ज्यादा बेटर, और ज्यादा क्लियर, और ज्यादा प्रॉम्प्टली कुछ रिस्पॉन्ड कर पाए, ये हमें चाहिए इन द FRBM एक्ट। देन लैक ऑफ डेट सीलिंग लॉ, आपने डेफिसिट्स के ऊपर फोकस ज्यादा रखा है, डेट पे कम रखा है ना। इवन इफ यू टॉक अबाउट द नंदलाल किशोर कमेटी, द एनके सिंह कमेटी, कुछ सिमिलर चीजें वहां पे भी बोली गई थी कि इंडियाज फिस्कल डेफिसिट रूल्स आर मेनली फोकस्ड ऑन ट्रेडिशनल बजट बैलेंस रूल्स विद नो डेट सीलिंग लॉ एंड इमर्जिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस हैव मूव्ड टूवर्ड्स अ स्ट्रक्चरल बजट बैलेंस। ठीक है, यानी कि जहां पे कंट्रीज ने इवॉल्व किया है इस तरीके से गवर्नमेंट के डेट लेवल्स को या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर लेवल्स को रीनेन करने के लिए, तो वो आगे बढ़ गए हैं, देव इवॉल्व्ड। हमारे हम लीगली अगर हम देखें तो या लेजिस्लेशन के पीस नंबर में हम देखें तो हम स्टिल वी स्टक। ठीक है, इसको आगे फर्दर इंप्रूव करना, रेक्टिफाई करना जरूरी है। देन इनसफिशिएंट असेसमेंट ऑफ फिस्कल रिस्क्स, नो अटेम्प्ट टू असेस पोटेंशियल फिस्कल रिस्क, जैसे कि पे कमीशंस की अनाउंसमेंट होती हैं, है ना, या जो भी कंटेंजेंट लाइबिलिटीज होती हैं, पर्टिकुलरली ये यहाँ पे मेन चीज ये है, मेन चीज यहाँ पे इसको लिखना बहुत जरूरी है, ऑफ बजट आइटम्स या फिर ऑफ बजट बोरोइंग्स। अरे भाई ठीक है, आपने उसको उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करा, बजट ऑफ बजट बोरोइंग कर ली, बट वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खर्चा तो करवाएगी, वो लायबिलिटी या कुछ ना कुछ तो क्रिएट करेगा। ऐसा गेटिंग माई पॉइंट कि ऑफ बजट बोरोइंग तो है, ठीक है, यू आर नॉट इनकॉर्पोरेटिंग इट एज अ पार्ट ऑफ द बजट, तो फिस्कल डेफिसिट में शायद रिफ्लेक्ट नहीं भी करेगा, लेकिन आपके सिर वो खर्चा तो है, कहीं ना कहीं जाके वो रिफ्लेक्ट तो होगा, इंपैक्ट तो करेगा। इंपैक्ट को कैसे रोकोगे?
तो वही चीज यहाँ पे हम बोल रहे हैं, इनसफिशिएंट असेसमेंट ऑफ द फिस्कल रिस्क्स। ठीक है, तो इसमें ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी हो जाएगा मेंशन करना। ठीक है, चलो फिर कंक्लूड करते हैं इसको कि भाई अल्टीमेटली नीड यही है कि ये इतना पुराना हो गया है अब कानून, नीड ऑफ द आवर इज टू अपडेट द फिस्कल रूल्स, दे हैव टू बी मोर फ्लेक्सिबल, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट टाई द हैंड विद आयरन कास्ट, एंड कोऑर्डिनेटेड, ensuring बैलेंस किसके बीच में, बिटवीन डिसिप्लिन और डिसिप्लिन स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी इन मैनेजिंग द कंट्रीज बजट। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू कैन कंक्लूड दिस 8 मार्कर। All right, let's now move to the last question for the day. आखिरी क्या था, हाईलाइट द वेरियस इश्यूज इन एफडीआई फ्लो इन इंडिया इन रीसेंट टाइम्स, यानी हाल ही के दिनों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालें। अभी 4 मार्कर है, और रीसेंट टाइम्स का मतलब ये होता है कि पास्ट यू कैन लुक इनटू 2 to 3 ईयर्स। ठीक है, पास्ट का मतलब सिर्फ 2-4-6 महीने नहीं होता। जब पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो यू लुक एट अ स्लाइटली एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, तो उसमें आप 2 से 3 साल का पूरा एनालाइज करके बता सकते हो। इसमें 2 एस्पेक्ट्स आएंगे, एक तो आएगा कि हम देखेंगे कि स्पेशल बेसिस पे मतलब ये है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज में कॉन्सेंट्रेट हो रहा है एफडीआई का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो एक इशू है हमारे देश में। हर स्टेट में उतना एफडीआई नहीं है, कुछ स्टेट्स में ज्यादा एफडीआई है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है। दूसरा आएगा फिर नंबर्स का, कि कितने परसेंट जो है कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्टर्स में कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 4 मार्कर है, तो इंट्रो बिल्ड करना है नहीं करना है अप टू यू, बट चलो फिर भी आई विल गिव यू सम पॉइंट्स। देखो, तो यू कैन सिंपली स्टार्ट विद अ डेफिनेशन आल्सो कि एफडीआई जो है क्या, है ना, एंड वी ऑल नो रेफर्स टू अ परचेज ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट बाय अनदर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, कि बाहर का कोई इन्वेस्टर जो है 10% से ज्यादा इक्विटी में यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, मेजोरिटी स्टेक लेता है, मेजोरिटी मतलब 10% से ज्यादा स्टेक लेता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है मैनेजमेंट में रखता है, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सोच के आया है। So such organization or investor is located in a different country than the organization whose interest is purchased, है ना। वो तो इन्वेस्टर तो फॉरेनर ही होगा ना, क्योंकि इसमें साफ साफ क्वेश्चन मतलब साफ साफ कॉन्सेप्ट ही क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो इन्वॉल्व्स अ बिजनेस डिसीजन वेयर बाय सिग्निफिकेंट स्टेक इज एक्वायर्ड इन अ फॉरेन बिजनेस, है ना, एंड जनरली दे अंडरटेक एफडीआई टू एक्सपैंड ऑपरेशंस टू अ फॉरेन लोकेशन। ठीक है, फिर इश्यूज जो है, डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, तो इट फेल टू 2% इन 2021 फ्रॉम 10% 2020-21, ये एक मेजर देखने को मिला था। दूसरा, इंक्रीजिंग एफडीआई आउटफ्लोज, है ना, व्हाट्स कमिंग इन माइनस व्हाट्स गोइंग। अब ये जब भी वॉलेटिलिटी होगी, जब भी आपको ग्लोबल इकोनॉमी में टर्मोइल देखने को मिलेगा, तो आपको ये एक चीज साथ में ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है कि इन्वेस्टर्स जो हैं दे बिकम शेकी, दे आर इन सम काइंड ऑफ पैनिक मोड, और उनको लगता है कि लेट्स टेक आउट as much money as you can and flow away to safer destinations, and generally safer destination क्या कंसिडर किया जाता है, यूएस इकोनॉमी। ठीक है, सो नेट एफडीआई इनफ्लोज में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 44 से 39 बिलियन यूएस डॉलर्स। देन कॉन्सेंट्रेटेड टू फ्यू सेक्टर्स, अब ये जो मैं बात कर रहा था, फ्यू सेक्टर्स एंड फ्यू स्टेट्स। ठीक है, सो अराउंड 50% जस्ट वेंट टू 5 सेक्टर्स इंक्लूडिंग सर्विसेज, कंप्यूटर, ट्रेडिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑटोमोबाइल। मतलब ये आपका ब्रॉड एक्सपेंशन इकोनॉमी के अंदर उतनी नहीं करवा रहा, इट इज लिमिटेड। देन फर्दर स्टेट्स की बात आ जाएगी कि ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी उसी के साथ है, चैलेंज है हमारे लिए कि जस्ट फ्यू पॉकेट्स अक्रॉस द कंट्री। तो होगा क्या भाई, ये तेरा ग्रोथ और डेवलपमेंट को और ज्यादा इम्बैलेंस्ड कर देगा या फिर उसको और स्क्यूड कर देगा। हम पहले ही उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमारे पास राज्य, कुछ उन राज्यों के जिले ऐसे हैं जो बहुत आगे बढ़ गए हैं, बट कई राज्यों के जिले जो हैं अभी भी बहुत पीछे हैं। ठीक है, तो इसमें यू हैव स्टेट्स लाइक गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, जहां मेजॉरिटी एफडीआई कॉन्सेंट्रेट करता है। देन यूज ऑफ ऑफशोर फाइनेंशियल हब्स एंड टैक्स हेवंस लाइक केमन आइलैंड्स के वहां से रीरूट करने का जो काम होता है वो एक और इशू है, चैलेंज है ना। देन लो एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ कमिटमेंट्स, जो गैप्स हैं बिटवीन एमओयूज और जो एक्चुअल एफडीआई आती है उसमें काफी ज्यादा बड़ा अंतर है। इसका मतलब ये हुआ बेसिकली कि एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा था बट उतना अल्टीमेटली जो डील में एग्रीमेंट में साइन या डिसाइड हुआ था वो ग्राउंड रियलिटी में इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ, उतनी इन्वेस्टमेंट आप नहीं अट्रैक्ट कर पाए। एंड लेसर री इन्वेस्टमेंट्स, कि फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रेफर टू टेक सरप्लसेस आउट ऑफ इंडिया रादर देन री इन्वेस्टिंग देम। इससे प्रॉब्लम ये होगी कि वो यहां से कमा के फॉरेन जुरिस्डिक्शंस में जाके या अपने होम कंट्री में जाके वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास उस इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट का वापस री इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है।
तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि वो जो साइकिल हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो साइकिल उतना इजीली मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हर बार आपको फ्रेश एफडीआईज को अट्रैक्ट करने के लिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए यू हैव टू मेक सर्टन एफर्ट्स। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा लास्ट 4 मार्कर जो आज का था। Let's now take a look at the target questions for day 4. Explain the concept of inclusive growth, detailing its components. Additionally, outline NITI's approach and strategy for fostering inclusive growth. 20 marker. Then India has been consistently ranked low in Human Development Index. Discuss the factors that have hindered transformation of economic growth into inclusive development, inclusive human development. 8 marker. And lastly, आपका public-private partnership. What are the key features of PPP? ठीक है, चलो ये हिंदी में भी है हमारे पास सवाल। ठीक है, और आंसर जो है वो आपने इस लिंक पे सबमिट करने हैं। ठीक है, चले फिर करें वाइंड अप। ऑल राइट, डे 1 के आंसर्स जो हैं वो भिजवा दिए हैं, डे 2 के ऊपर काम भी हो गया है, उसके भी आज हो जाएंगे पोस्ट, आई थिंक कल हो गए होंगे टीम की तरफ से पोस्ट। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस है इनको जो आज के जो टारगेट क्वेश्चंस दिए हैं मैंने कल के लिए, उनको एक बार गो थ्रू कर लेना और वर्क ऑन देम। कल आके फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिमाचल, जय भारत।